हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CAP डगरवा में। मैं इश्तियाक सर उर्फ बाबू सर। आज के वीडियो में हम लोग 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 1 जो प्रकाश का परावर्तन है वो देखने वाले हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर में कितने कितने प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम के लायक निकलता है और इस चैप्टर में खास कौन कौन सी बातें कही गई है जो हम लोगों को 10th क्लास के लिए पढ़ना है। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि परावर्तन का मायने क्या होते हैं। परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। किसी भी चीज़ को जो उछलने कूदने वाली चीज़ हो, जो आपको लगे कि वापस आ जाए किसी चीज़ से टकरा कर, जैसे आप एक बॉल ले लो, आप उस बॉल को उठाकर किसी दीवार पर या किसी चीज़ पर जब मारते हैं, वो वहाँ से टकराने के बाद पुनः वापस आता है। किसी भी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से टकराकर वापस या तो उसी दिशा में या किसी दूसरे दिशा में चले जाना, वही टकराकर जो वापस मुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं परावर्तन। क्लियर है? कोई बॉल दीवार से लग के टकरा के पुनः मेरे तरफ वापस आएगा तो उसको कहेंगे बॉल का परावर्तन। यही मार्कर है, उठा के दीवार पर मार दिया जाए तो जरूर है कि दीवार पर टकरा के वापस आएगा, मार्कर का परावर्तन। लेकिन हम लोग जो स्पेशली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किसी भी समतल सतह पर जो परावर्तक सतह होगा, जो किरण को टकरा के वापस करने में मदद करता हो, उस पर टकरा के जो वापस आएगा तो उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को जानना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक वजह है, एक कारक है, कारण है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आपको अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं तो आपको यह लिखना है कि प्रकाश वह कारक या वजह है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी अर्थात प्रकाश नहीं तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश एक माध्यम है बाबू, प्रकाश एक कारक है। प्रकाश की वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अभी एक ऑफलाइन क्लास भी मैं अपने क्लास में दे रहा था तो मुझे एक बच्चों ने कह दिया कि सर अंधेरे में देखता हूँ। सही बात है, अंधेरे में दिखाई देता है, लेकिन कितना? थोड़ा बहुत दिखाई देता है। प्रकाश कहीं ना कहीं जल रहा होता है। प्रकाश अपने परावर्तन के कारण, आप यहाँ पर लाइट जला रहे हो, दूर का आदमी भी अगर देख रहा है तो कुछ ना कुछ अंश प्रकाश का वायुमंडल में, निर्वात में वो गमन करती ही करती है। एक तो ये वजह है। दूसरा वजह यह है कि प्रकाश का अंश पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता कि भाई सूर्य अगर छिप गया तो पूरी की पूरी प्रकाश खत्म हो गई। उसकी अंश या तो बहुत से दूर दराज में जल रहे किरणों से वो परावर्तित होकर वो किरणें आती है, बल्ब वल्ब लैंप मोमबत्ती चिराग वगैरह। ऐसे ही हम लोग कितना अंधेरा सफ़र तय करते हैं। खेत खलिहान की बात करेंगे तो चंद्रमा वगैरह का रोशनी, कुछ ना कुछ तो है, तारों की रोशनी, अपना हो या किसी और से लिया हुआ, लेकिन प्रकाश तो है। तो ये सब कारण है कि अंधेरे में भी हमें कुछ ना कुछ दिखाई दे देती है। क्लियर है? प्रकाश के बाद एक हम लोगों का अगला टॉपिक होगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश का स्रोत। आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रकाश है ना, वह कारक या वह माध्यम है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप मेरे ख्याल से होता है इसके बीच में पहले आप उसी को लिख लो। आप हमेशा यह लिख लो
कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपको गमन नहीं लिखना है ना, आप इसको लिख लो सीधी रेखा में चलती है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप क्या कर रहे हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का इस चैप्टर से बनता है, जब प्रकाश है तो प्रकाश का स्रोत भी होगा। प्रकाश का स्रोत, कोई आपको कह दे कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश का स्रोत हम उसे कहेंगे जिससे प्रकाश निकलती है। ऐसा कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश छोड़ती है, उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे। वो मोबाइल का टॉर्च हो सकता है, हमारा जो एलईडी लाइट होता है वो हो सकता है, विद्युत बल्ब हो सकता है, हमारा मोमबत्ती हो सकता है, चिराग हो सकता है, लैंप हो सकता है। क्लियर है? सूर्य, तारे, चंद्रमा, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलती है वो सारे के सारे वस्तु क्या कहलाएंगे? प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। ऐसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उन सभी वस्तुओं को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। बोलो, क्लियर है यहां तक? साथ साथ में आप लोग उतारते जाएंगे। कहीं पर कोई पॉइंट में आपको दिक्कत होती है तो आप खुलकर बात करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा बनता है आपके इस किताब से, प्रकाश के स्रोत में आप लोग एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दीजिएगा। सूर्य, तारे, चंद्रमा, लालटेन, लैंप, विद्युत बल्ब वगैरह आप लोग लिख लेना। एग्जाम्पल में आप लोग लो, मैं ही लिख देता हूँ। सूर्य हो गया, तारे हो गए, चंद्रमा, लैंप, टॉर्च लाइट, विद्युत बल्ब, और भी कुछ होगा, etc कर दीजिए। अगला, इसमें अक्सर टॉपिक पकड़ने से पहले प्रकाश का स्रोत हमने देख लिया, तो प्रकाश के स्रोत के प्रकार भी होंगे। 2 टाइप है इसमें। उसके बाद मैं अगला टॉपिक पकड़ूंगा। प्रकाश के स्रोत के आधार पर ऐसे क्वेश्चन बनाइए। सभी वस्तुओं को 2 वर्गों या भागों में बांटा गया है। क्लियर है? आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ऊपर लिख सकूं, नीचे लिखने में दिक्कत होती है। फिर से देख लीजिए, आप लोग सुनिए, मैं मिटा भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। प्रकाश के परावर्तन का मतलब है प्रकाश किसी भी परावर्तक सतह से टकराने के बाद जो वापस मुड़ जाती है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के लिए हमने पहली वर्ड लिखा है प्रकाश। तो प्रकाश वह कारक है, वह वजह है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के स्रोत में से प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में सीधी सीधी चलती, कभी ऐसे वैसे मुड़ती नहीं, हमेशा सीधी चलती है। इसके बाद हमने एक देखा
प्रकाश का स्रोत। ऐसी सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है, प्रकाश जो छोड़ती है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उन सभी चीज़ों को हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। प्रकाश का स्रोत में से सूर्य, तारे, चंद्रमा, लैंप वगैरह सब कुछ आ गया, मोमबत्ती वगैरह, जिससे भी रोशनी निकलती है। प्रकाश के स्रोत के आधार पर सभी वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं, यानी वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है, वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है। उन वस्तुओं को प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु कहते हैं। अब एग्जाम्पल में भाई टॉर्च हो गया, इनसे प्रकाश निकलती है। चांद हो गया, प्रकाश निकलती है। सूर्य हुआ, प्रकाश का स्रोत है ये। तारे हो गए, जुगनू हो गया, जुगनू समझते हो ना, भुजगन्नी जिसको बोलते हैं देहात में, जो जलता बुझता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो गर्मी के दिनों में अक्सर उड़ा करते हैं। नंबर 2 अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं। देखो बेटा, हमने एक का लिख दिया है, ये आप लोग अपने से बनाना, डिफिनेशन सुन लो। जैसे वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, वे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाते हैं। क्लियर है? और वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश नहीं छोड़ती, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उनको अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। क्लियर है इतना? बोलो, इतना क्लियर है? किसका फोन है? नहीं, चलो। अगला टॉपिक है हम लोगों का प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण अगर आप लोगों को पूछे ना, तो प्रकाश की किरण में इतना याद रखना, वही चीज़ जो हम लोगों ने लिखा था अभी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप इसी को उठाकर हूबहू लिख देंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है? यानी प्रकाश का छोटा छोटा कण है जो किरण है। किरण क्या होगा? समूह होगा भाई। किरण जो है, प्रकाशीय कण जो है, कई कण का समूह होगा किरण। अब किरण में कोई एक कण तो होगा नहीं। मान लो एक कण है भाई, इसको तो हमने कण का, ये तो आप लोगों को दिख भी नहीं रहा, ये रहा एक कण, ये तो आपको एक कण हो गया। प्रकाश में इस तरह के ना जाने कितने कितने कण हैं, है ना, कितने कितने कण हैं, बहुत सारे कण हैं। तो ये सारा का सारा प्रकाश का किरण है। अब ये जिधर भी चलेगी ना, ये बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रकाश की किरण, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जो प्रकाश की किरण कहलाती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, जो प्रकाश की किरण कहलाती है। क्लियर है इतना? अब इसमें से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज में 3 तरह के प्रकार उसमें दिए हुए हैं। मैं इसे साफ कर रहा हूं।
अगला टॉपिक है हमारा किरण पुंज। किरण मतलब प्रकाश। ये जो पुंज है ना, पुंज मतलब हो जाएगा, या तो आप इसको घोल कह लें या तो आप इसको समूह कहें। किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। सिंपल बात जान लीजिए आप। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो है ना बाबू रे, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। अब शांत हो गया। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार किरण पुंज के हैं। अपसारी, अभिसारी, इस तरह से समांतर। ये आप लोगों का टॉपिक है। नंबर 1 में अभिसारी किरण पुंज, यह है नंबर 2। अपसारी किरण पुंज, यह है नंबर 3। समांतर किरण पुंज। ये 3 टाइप हैं। तीनों को बखूबी तरीके से जानिए। अभिसारी किरण पुंज का मतलब है कई दिशाओं से किरणें आकर एक निश्चित बिंदु पर मिलेगी। अपसारी किरण पुंज का मतलब है एक जगह से निकलकर कई दिशाओं में फैलेगी। अभी मैं सबका उदाहरण सहित लिखा दूंगा। समांतर किरण पुंज का मतलब है जितनी भी किरणों का समूह निकल रहा है सब एक दूसरे के समांतर सीधी सीधी जाती रहेगी। ये जो अभिसारी किरण पुंज है ना, यानी जब अलग अलग दिशाओं से आकर किरणें एक बिंदु पर मिलती है नहीं लिखना है, तो एक बिंदु पर जमा होती है या अभिसरित होती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका ग्राफ दिखाने की बात होगी ना बेटा, तो ये हमारा एक निश्चित बिंदु हो गया। ये किरणें आई, इस पर मिली, 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 ये किरणें इस पर मिली, ये किरणें इस पर, यानी अलग अलग दिशाओं से किरणें आकर एक समूह में मिलती है। क्लियर है? यह है अभिसारी किरण पुंज। ये तीर का निशान दर्शा रहा है कि इधर से भी किरणें जाती है, इधर से भी जाती है, इधर से भी जाती है, इधर से भी जाती है, वो एक निश्चित जगह पर मिलती है। आप लोगों को देखने के लिए अपसारी ये किरण पुंज आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलेगा? लेजर लाइट में। वो जो बचपने वाला आधा हम लोगों का औजार बॉक्स होता है ना, उसमें देखिएगा वो लेजर लाइट होता है, लेजर बॉक्स। ये हम लोगों के जो औजार बॉक्स में बचपने में होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, देखने के लिए आर पार कोई भी छोटी अक्षर को बड़ा करने के लिए। देखो ये हम लोगों के औजार बॉक्स में रहता है ना,
छोटा अक्षर को जो बड़ा करने के लिए हम लोग देखते हैं, इसमें आप जब कोई भी किरण गुजारोगी ना, वो चाहे किसी भी दिशा से किरण आए, ये एक किरण आया, ये एक किरण आया, ये एक किरण आया, ये सारा का सारा किरण एक केंद्र बिंदु जो है इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पर आने के बाद सारा का सारा किरण मुड़कर ये ऐसे सीधा हो जाता है एक किरण की तरफ, ये ऐसे सीधा हो जाता है एक बिंदु की तरफ, ये यहाँ आएगा ऐसे सीधा हो जाएगा, इसी एक बिंदु पर ये अपना प्रकाश बनाएगा। क्लियर है? औजार बॉक्स में जो होता है वो छोटा सा लेंस, जिसको छोटा अक्षर को बड़ा करके देखते हैं हम लोग, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये आपका अभिसारी किरण पुंज वहीं पर देखने के लिए मिलेगा। दूसरा नेक्स्ट है हम लोगों का अपसारी किरण पुंज, 2 नंबर में है। अपसारी किरण पुंज में क्या है बेटा, जस्ट इसका उल्टा, किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। जैसे अलग अलग दिशाओं में फैलेगी, मान लो कि ये कोई एक किरण स्रोत है, इससे बहुत सी किरणें निकलती है, बहुत सी किरणें निकल रही है, ये बहुत सी किरणों में से ये रहा अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगी, सारा का सारा बाहर निकलता हुआ शो करा देंगे। और ऐसा देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा टॉर्च में, जैसे कि ये रहा हमारा टॉर्च का मुंह जिससे प्रकाश निकलती है, इसमें ये हम लोग बैटरी लगाते हैं। क्लियर है? चार्जिंग लाइट हो, बैटरी वाला हो, कोई भी हो, यहाँ पर इसका एक बल्ब लगा होता है और ये इस जगह इसका शीशा होता है। क्लियर है? यहाँ इस बल्ब से जितनी भी रोशनी निकलती है ना, ये यहाँ टकराती है, देन यहाँ आती है, ये यहाँ टकराती है, यहाँ आती है, ये ऐसे ऐसे करके सारा रोशनी यहाँ पर फुल होता है। इसके बाद यहाँ से जो निकलती है, ये इसका मतलब इतना भर में ये इसका बिंदु हो गया, ये इतना भर इसका बिंदु हो गया, यहाँ से ही निकलती है एक निश्चित पॉइंट से, और ये सभी दिशाओं में प्रकाश की किरण फैल जाती है, सभी दिशाओं में। क्लियर है इतना? अगर आपको कह दिया जाए कि अपसारी किरण पुंज का कोई उदाहरण बताइए, तो आप इसमें सीधा कह दीजिए टॉर्च की रोशनी अपसारी किरण पुंज के लिए, और अभिसारी किरण पुंज के लिए आप इसमें कर दीजिए लेंस। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3 में हो जाएगा इसका समांतर किरण पुंज, यानी ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो
वो समांतर किरण पुंज कहलाती है। समांतर किरण पुंज में आप लोग ऐसे करके दिखा दो। दो चार पांच लकीर ले लेना। किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना। यह है समांतर किरण पुंज का, सारे के सारे एक दूसरे के समांतर जा रही है। लो, और अगर समांतर किरण पुंज की बात करेंगे, इसका उदाहरण मांगेगा तो इसका उदाहरण में आप दे दीजिएगा लेजर लाइट। क्योंकि लेजर लाइट में क्या होता है कि किरणें फैलती नहीं है, किरणें फैलती नहीं है। वो अगर इतना बड़ा उसका मुंह है मार करके पेंदी के जितना, तो ये यहाँ से आप टॉर्च मारोगे ना तो इतना भर ही वो फैलता चला जाएगा, वो फैलेगा नहीं। वो इतना जितना भर वो इससे निकलेगा मुंह से, वो इतनी ही रोशनी बहुत दूर तक तय करेगा। इसलिए लेजर लाइट इसका उदाहरण सबसे अच्छा है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिटा रहा हूं इसको। अगला टॉपिक हो गया वस्तु या पदार्थ के स्थिति के आधार पर सभी वस्तुओं या पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1, चाहे आप इसको पारदर्शी वस्तु कह लें, चाहे आप इसको पारदर्शी पदार्थ कह लें, ये आपकी ऊपर बात है। क्योंकि पारदर्शी में, अपारदर्शी में, पारभासी में कुछ कुछ वस्तुएं भी होती है और पदार्थ भी होता है। क्लियर है? यानी सिंपल वे में पारदर्शी वस्तु किसको कहेंगे? पारदर्शी वे वस्तुएं होंगी जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें आर पार गुजर जाती हैं। या पारदर्शी वस्तु हम उसे कहेंगे जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। और पारदर्शी उसे कहेंगे जिनके आर पार प्रकाश की किरणें ना हो सके, या फिर हम लोग जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं। पारभासी किसे कहते हैं? जिनके आर पार हमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दिखाई दे, उसे हम पारभासी कहेंगे। तो पारदर्शी और पारदर्शी पारभासी क्लियर है? वे वस्तु या पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सके। बेटा जिनके आर पार, किसके आर पार दिखाई देगा बाबू? तो एग्जाम्पल में बनाकर लिख लीजिए। एग्जाम्पल में हवा हो गया, वायुमंडल हो गया, कांच हो गया और पानी हो गया। इनके आर पार आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ झलके ना, कहीं पर कोई चीज़ लगे कि भाई हम इसके आर पार आसानी से देख सकते हैं, हमें आर पार दिखाई दे रहा है, आप कह दो कि वो पारदर्शी पदार्थ है या पारदर्शी वस्तु है। अब वो अगर पदार्थ है तो पदार्थ बोलेंगे, वस्तु है तो वस्तु बोलेंगे। वस्तु जैसे ये कलम है, ये एक आकृति में है, इसे हम उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, वजन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ये वस्तु की गिनती में आएगा। बाकी जैसे पानी, पानी को हम उठा नहीं सकते, ऐसे किसी बर्तन में उठा सकते हैं। हमने बर्तन उठाया ना, पानी नहीं उठाया। 1 पीस पानी, 2 पीस पानी ऐसे करके नहीं उठा सकते। तो ऐसा लिक्विड टाइप में जो भी चीज़ होगा आप उसको पदार्थ का नाम दीजिए। क्लियर है? उसके बाद 2 नंबर में पारदर्शी हो गया, ये अपारदर्शी हो गया। अपारदर्शी वस्तु या पदार्थ, जो लगाना हो आप लगाइए। सीधा मैं लिख देता हूं, जिनके
आर पार देखा ना जा सके या जिनके आर पार प्रकाश की किरणें ना हो सके। एग्जाम्पल में कौन कौन हो जाएगा बाबू? जैसे देखो, सबसे पहला उदाहरण तो यहीं पर है, ये बोर्ड, इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते। लकड़ी का तख्ता या लकड़ी, क्लियर है। उसके बाद हो गया, इसमें जो है, इसमें आप एक और चीज ले लो पारदर्शी में, सब्जी वाला पतला प्लास्टिक, आसानी से आप इसके आर पार देख सकते हो। पन्नी जिसको बोलते हैं, हम लोग जिस प्लास्टिक में सब्जी लेते हैं। अब ये काला कलर का नहीं लेना कि जिसका घनत्व बिल्कुल काले रंग में है, आर पार दिख ही नहीं रहा है। रेड कलर का प्लास्टिक हो या वाइट कलर का हो या ब्लू, नीला, पीला, कोई भी कलर का हो, काला छोड़ के आप देखिएगा, उसके आर पार आपको आसानी से दिखाई देगा। पतला वाला जिसमें हम लोग सब्जी लेकर जाते हैं, प्लास्टिक में कई तरह के प्लास्टिक हैं, जैसे बोर्ड हो गया, लकड़ी हो गया, या फिर मोटा प्लास्टिक हो गया, इसके आर पार आप नहीं देख सकते। जिसके आर पार नहीं देख सकते वो अपारदर्शी है, सीधी सी बात है। अलकतरा हो गया, इसके आर पार आप नहीं देख सकते अलकतरा का, क्लियर है। ETC मार दीजिए। जिसके आर पार आप, दुनिया में ऐसा कोई वस्तु जिसके आर पार आप नहीं देख पा रहे हैं, वो सारा का सारा अपारदर्शी है। अब 3 नंबर में हो जाएगा पारभासी। जिनके आर पार हल्की फुल्की दिखाई दे। एग्जाम्पल में हो जाएगा गुब्बारा, गुब्बारा जो होता है ना, फुकनो, इसमें भी बाबू रे पतली सी प्लास्टिक है, थोड़ी बहुत इसके आर पार दिखाई दे देगी। घिसा हुआ कांच, या आप इसको कह दो शीशा, कौमा, तेल लगा हुआ कागज, घी, शहद, क्लियर है। इनके आर पर थोड़ी बहुत दिखाई देती है, तेल भी हो जाएगा। इटसेट्रा मार दीजिए, ETC। आप तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो है टॉपिक फिर से चेंज करूंगा। हम लोगों का असल टॉपिक ही स्टार्ट होगा अब परावर्तन में। जो परावर्तन का खेल हम लोगों ने शुरू किया था, अब वही परावर्तन देखने की आवश्यकता हो रही है हम लोगों को। परावर्तन वास्तव में है क्या? देखो, ये हमने एक वस्तु लिया, वस्तु क्या, इसका नाम मैं देता हूं, यह है शीशा। क्या है? कांच है। इसके एक तरफ हमने पेंट कर दिया, और यहाँ पर कहीं पर एक कोई प्रकाश स्रोत है, कहीं पर भी मान लो कोई चीज़ जल रहा हो या मोमबत्ती का ही किरण है, बेटा यहाँ से प्रकाश आके कोई एक प्रकाश दर्पण पर पड़ा और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया, ये आया और ये चला गया। क्लियर है? तो जिस जगह पर ये किरण आकर पड़ा ना, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु। क्लियर है? इस वाले पॉइंट को
आपतन बिंदु, इसी पर हम एक लंब खींचते हैं ताकि हम दोनों के कोण को अलग अलग करके दिखा सकें। ये रहा एक कोण हमने खींच दिया। तो ये वाला जो कोण होगा ना, इस कोण को कहेंगे आपतन कोण, और इसको छोटी स्मॉल आई से दर्शाएंगे। और ये वाला जो कोण होगा इसको कहेंगे परावर्तन कोण, और इसको स्मॉल आर से दिखाएंगे। आप ऐसा वाला आर लिखो, ये वाला आर लिखो। क्लियर है? ये जो कांटा कांटा टाइप में बना हुआ है, ये है पॉलिश पेंट। जैसे शीशा के एक साइड में पेंट होता है, या कोई गत्ता चढ़ा होता है, कोई लकड़ी वकड़ी कुछ चढ़ा होता है, कार्टून कूट वगैरह लगा होता है, ताकि शीशा के आर पार ना दिखाई दे, शीशा में अंदर केंद्र पर उसका फोकस बने और हमारा प्रतिबिंब हमको दिखाई दे। यह है आने वाली किरण। आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है? और जिस बिंदु पर यह किरण आकर पड़ती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं बाबू? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसलिए क्योंकि उसी बिंदु पर पॉइंट या आकर प्रकाश पड़ती है। आपतन बिंदु। ये जो जाने वाली किरण है ना, इस किरण को कहेंगे हम परावर्तित किरण। क्लियर है? और ये वाला जो हमने लंब खींचा है आपतन बिंदु पर, तो ये हो गया अभिलंब। इसको नाम देंगे अभिलंब। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण सदैव समांतर होगा। यानी सबसे पहले हम एक समतल दर्पण लेते हैं, उस पर प्रकाश की कोई एक किरणें दर्शाते हैं। तो किरण लाके जब उस दर्पण पर टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट होकर उतनी ही उसी अवस्था में, यानी जैसे जितना तिरछा होकर वो आएगा ना, उतना ही तिरछा होकर वो चला जाएगा। अगर कोई दर्पण पे, मान लीजिए कि ये दर्पण है, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण अगर ऐसे आती है ना, तो वो इसी दिशा में इसी तरह से टेढ़ा लौटेगा। क्लियर है? ये दर्पण है, अगर कोई किरण ऐसे आया तो बेटा ये ऐसे लौटेगा। यानी इधर से जितना एंगल का, ये वाला जितना डिग्री का कोण बनाता हुआ आएगा, यहाँ पर उतना ही डिग्री का कोण बनाता हुआ लौट जाएगा। यही कारण है कि ये वाला जो कोण होता है, ये वाला आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये हमेशा आपस में बराबर हो जाता है। इतना क्लियर है? जब प्रकाश की किरणें, इसमें आप लोगों को लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह का मतलब है वो परावर्तक सतह कुछ भी हो सकता है, टीन हो सकता है, शीशा हो सकता है, या ऐसा जो रिफ्लेक्ट करते लाइट को। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है या वापस मुड़ जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा इतना? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें, यानी किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें जो दर्पण पर पड़ती है, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें जो दर्पण पर पड़ती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु से टकराकर या परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को, परावर्तक सतह से टकराकर वापस मुड़ जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर से, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये लंब, अभिलंब पूछेगा, अभिलंब किसको बोलते हैं? आप लोग लिखते जाइएगा। तो ये जो बिंदु है ना आपतन बिंदु, तो आप इसको सीधा लिखोगे, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब किसको कहते हैं? आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अगर ये आपतन कोण बोलेगा तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब
और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये परावर्तन कोण, ये जो लौट कर जा रहा है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इतना दूर तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण जो दर्पण पर पड़ती है या परावर्तक सतह पर पड़ती है, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण पर या परावर्तक सतह पर पड़ती है, उस आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर है? परावर्तक सतह से, किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस जगह पर, किसी समतल सतह पर या परावर्तक सतह पर जिस जगह पर प्रकाश की किरण आकर पड़ती है या जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर पड़ती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और ये जो कोण बना है ना बाबू, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। क्लियर है? अब ये जो परावर्तन होता है ना, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम में इनके दो नियम होते हैं। आप इसी में लिख लीजिए, परावर्तन के दो नियम हैं। कोई पूछ दे कितने हैं, तो दो नियम हैं। नियम नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा लंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है? आपतित किरण यही पर ना है, आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है और अभिलंब भी है। तीनों एक ही समतल में होते हैं यहाँ पर। क्लियर है? रूल नंबर 2, नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। सदैव आजीवन ये बराबर होगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसे मिटा रहा हूं। अगला हम लोगों का टॉपिक है किसी समतल दर्पण पर लंबवत
प्रकाश की लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण आरेख। लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण आरेख। जब लंबवत पड़ेगा ना बाबू, देखो लंबवत में कैसे कैसे पढ़वाएंगे अभी। दोनों ही नियम को याद रखिएगा। अभी मैं एक बार फिर से लौटा दे रहा हूँ, यही नियम आप लोगों को अभी कई जगह पर काम आने वाला है। क्लियर है? लंबवत का मतलब है बिल्कुल लंब के तरह, जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उधर से आए। आपको यहाँ पर किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण आरेख पूछता है, इसकी विशेषता पूछता है। इसकी विशेषता में अक्सर देखिएगा, अभी हम लोगों ने दर्पण देखा था, ये दर्पण है। हमने कहा कि ये किरण यहाँ पर आकर पड़ा, आपतन बिंदु है। क्लियर है? ये यहाँ से चला गया और ये परावर्तन कोण है। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, बीच में एक लंबवत डालकर हम लोग इसको कोण बनाते हैं। तो अक्सर ये जिधर से जितना झुक के आता उतना झुक के जाता है। यही नियम था इसका, जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित किरण आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित किरण चली जाती है। ये इसका एक मेन नियम है। अब एक बात बताइए आप लोग, ये दर्पण है, इस पर आने वाली जो किरण है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, लंबवत आ रही है, बिल्कुल सीधा। तो जाएगी किधर से? जब सीधा आएगी तो सीधा ही जाएगी, यानी इसी वाले ये आ रहा है, फिर इसी पथ पर ये प्रकाश की किरणें वापस मुड़ जाएगी। क्लियर है? यही वाला चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ये लंबवत जब भी आएगा ना, तो लंबवत ये यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, कोई भी प्रकाश स्रोत से किरण आ रही है, ये आने की दिशा दिखा देंगे। आके दर्पण पर यहाँ पर टकराया, यह आपतन बिंदु है, क्योंकि जिस जगह पर टकराएगा आपतित किरण वही आपतन बिंदु है। लेकिन जब किसी परावर्तक सतह पर लंबवत बिल्कुल सीधा सीधा जब प्रकाश की किरण पहुंचती है ना, तो ये टकराने के बाद पुनः इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी एक ही लकीर पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों दिखाएंगे। एक ही लकीर पर ऐसा महसूस करते हैं, आंकड़ा लगाते हैं, इसी लकीर पर सब कुछ है। अब भाई दूरी तो है नहीं कि हम देखेंगे, जैसे दूरी थोड़ा सा भी अगर ऐसे दूरी रहता ना, थोड़ा सा भी, तो हम देखते कि भाई ये आपतित है, ये परावर्तित है, बीच में अभिलंब है। क्लियर है? अब इसमें तो जगह ही नहीं है, कहाँ पर अभिलंब दिखाएं हम, इसीलिए एक ही पथ पर दिखा देते हैं। तो अक्सर इसकी विशेषता पूछता है। तो इसमें से आप लोग लिख लो, इसमें से विशेषता बनाकर आप लोग ऐसे लिख लो, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरणों की विशेषता। विशेषता में क्या होगा? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर लंबवत पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर लंबवत पड़ती है, तो परावर्तन के बाद वह वापस उसी पथ पर मुड़ जाती है। परावर्तन के बाद वह वापस उसी पथ पर मुड़ जाती है। इसे पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं। तो आप लोग इसमें लिखो, कलम चलाओ। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर लंबवत पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर लंबवत पड़ती है, तो वह वापस परावर्तन के बाद उसी पथ पर मुड़ जाती है। अगला लिख लो स्टार बनाकर।
इतना हो गया। अगला स्टार बनाकर लिख लीजिए। जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है, जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान कितना होता है बाबू? 0 डिग्री। इतना क्लियर है? हम लोग एक टॉपिक अगला देखने वाले हैं, प्रतिबिंब। उतारिए इसको। इसमें दिखाना होगा ना, आप लोग इसी में आपतित किरण दिखा देना, इसी में परावर्तित किरण दिखा देना, इसी में किसी का टिक मार के अभिलंब दिखा देना। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। हम लोगों का अगला टॉपिक है बाबू, इतना तक रहने दीजिए। अगला टॉपिक जो प्रतिबिंब है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आज इतना पर ही रोकता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा सारी बातें। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत होती है आप लोग हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट के अलावा 7301371937 आप लोग इस पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी है, इसी नंबर पर टेलीग्राम भी है। आप लोग यहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सभी टीचर कैरियर कोचिंग मवेशी हाट डगड़वा यहाँ पर कार्यरत है, पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अब आप लोगों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से 10th 12th में आर्ट्स और कॉमर्स वाले सभी बच्चों को सारा विषय का A to Z फैसिलिटीज़ दूंगा, सभी विषयों की तैयारी करवाऊंगा। आप सबको अब मेहनत और लगन से भिड़ जाइए 2022-23 के लिए अच्छी कामना के साथ। 2022-23 में हम लोग टारगेट पकड़ते हैं और अच्छी तरह से मिलजुल कर तैयारी करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे एक प्रतिबिंब से स्टार्ट मारेंगे, वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 ही। क्लियर है क्या क्या बनता है? समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक है ना, काल्पनिक होगा तो हमेशा उल्टा होगा। काल्पनिक आप नहीं लिखना यहाँ पर, काल्पनिक नहीं लिखना यहाँ पर। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है, जितना आगे वस्तु होगा उतना ही पीछे इसका ये बनेगा, फोटो बनेगा। इसको आप फिलहाल स्क्रीनशॉट मारिए, नीचे जगह नहीं मेरे पास। अगला पॉइंट लिखता हूं, 3 नंबर में लिखिएगा वस्तु की अपेक्षा हमेशा प्रतिबिंब जो है सीधा होगा। 4 नंबर में इसका प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। ये इनका विशेषता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब है जब आप समतल दर्पण के सामने, तो इसमें जो आप लोगों का प्रतिबिंब बनेगा ना समतल दर्पण में, तो इसकी विशेषता अक्सर पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। तो 4 विशेषता को याद रख लीजिएगा। वस्तु जितना बड़ा होगा फोटो उतने बड़ा होगा। क्लियर है? वस्तु जितना बड़ा होगा फोटो उतना बड़ा होगा। अगला, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? इसके आगे वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बनेगा।
वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब आप उठाओगे बायां हाथ, आपको लगेगा कि हमने दायां उठाया है। आप पकड़ोगे बायां कान, आपको लगेगा कि हमने दायां पकड़ा है। इस तरह के उल्टा को बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। क्लियर है? आप इसको याद कर लीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए। हम लोगों का यहाँ तक एक टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो होगा। क्लियर है? आप लोगों को इससे संबंधित कोई दिक्कत होती है, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑलरेडी मैंने अपना टेलीग्राम नंबर भी दे रखा है, जो नंबर पे ही मेरा टेलीग्राम बना हुआ है। व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक हो पाएगा मैं आपका हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा। चैनल के माध्यम से आप सबको बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। सारा पेपर की फैसिलिटीज़ चैनल पर उपलब्ध है। आप लोगों को कॉमर्स भी, आर्ट्स भी 12th क्लास की पढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन लेवल के हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया, पॉलिटिकल ऑनर्स हो गया, उर्दू ऑनर्स हो गया, इतने पेपर की तैयारियाँ कराई जाती है आपके इस चैनल के माध्यम से।